जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है स्वाभिमानी। मेरी मेहरी की बेटी जो करीब 10-12 साल की थी, एक दिन दौड़ती हुई आई और बोली, आंटी मेरी मम्मी को तेज़ बुखार है, मैं आई हूँ आपका काम करने। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोली खुशबू। मुझे बड़ी हंसी आई। लड़की को देखकर वह जो कपड़े पहनी थी मैले कुचेले थे, सिर के बाल भी धूल से अटे पड़े थे। उसे देखकर लगता था मानो महीनों से नहीं नहाई। मैंने पूछा पढ़ती हो क्या? तो बोली नहीं आंटी ने मम्मी ने स्कूल ही नहीं भेजा। मैंने पूछा मुझसे पढ़ोगी? तो खुश होकर बोली हाँ जी, मैं रोज़ पढ़ूंगी। मैंने उसे कॉपी और पेंसिल दी और उस पर आ लिखने को कहा। फौरन ही बोली यह नहीं, यह तो मुझे आता है। तो मैंने पूछा सुनाओ। तो उसने उल्टा सीधा सुनाकर चुप कर हो गई। फिर बोली आंटी आप टीवी पर स्टार चैनल या जी सिनेमा लगा दीजिए, मैं मूवी देखूंगी। मैंने भी टीवी खोल दिया तो दीन दुखिया दुनिया से बेखबर होकर मूवी देखने लगी। उसे हीरो हीरोइन सबके नाम मालूम थे। मुझे सबके नाम और मूवी की कहानी बताने लगी। तो मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता? मैं दूसरे आंटी के घर काम करती हूँ ना, वहीं देखती हूँ, तो उन्होंने मुझे सबके नाम बताए हैं। मैंने फिर पूछा तुम्हारे घर में टीवी नहीं है? वह बोली नहीं है आंटी, पर मम्मी ने कहा कि 1-2 महीने में ले लेंगी। खुशबू से ही पता लगा कि वह 5 बहनें एक भाई हैं। खुशबू तीसरे नंबर की है। एक बड़ी बहन पिंकी की शादी हो चुकी है। उसके ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। वह भी वापस आकर यहीं रह रही है और अक्सर बीमार रहती है। दूसरे नंबर की बहन का नाम गुंजा है। वह भी 2-3 घरों में बर्तन सफाई का काम करती है। तीसरे खुशबू, चौथा पूजा और छोटा भाई सोनू और फिर सबसे छोटी बहन का नाम आरती, जो करीब 3 साल की है। पूजा और सोनू ही स्कूल पढ़ने जाते हैं। बाप ट्रक ड्राइवर था तो मालिक के बुलाने पर माल लेकर हफ्ते 15 दिनों के लिए दूसरे शहर आता जाता रहता था। जब भी वापस लौटता 10-15 दिन तक घर में आराम करता और शाम को सट्टा व दारू की महफिल में जमा रहता। जो भी कमाता सब पैसे उड़ा देता था। जो भी खत्म हो जाते थे तो फिर बीवी से मारपीट कर ले लेता था। ना देने पर गालियां देना और घर छोड़ने की धमकी देता था। अचानक मेरा ध्यान टूटा। आवाज़ सुनकर गुंजा दरवाजे पर खड़ी होकर पूछ रही थी, आंटी खुशबू है क्या? मेरे हाँ कहने पर और खुशबू को टीवी में मगन देखकर आग बबूला हो चिल्लाकर बोली, यहाँ बैठी हो? मैं और मम्मी कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। खुशबू मेरी ओर देखकर बोली, मैंने अभी तो आंटी का काम खत्म किया है। मैं भी चुप रही और दोनों अपने घर चली गईं। अब तो खुशबू ने ही काम करना शुरू कर दिया। उसकी माँ का तो आराम मिल गया। सोचा होगा चलो एक घर का काम हल्का हुआ। मेरी तो मुसीबत हो गई। बोलती बहुत थी। जब मैं जवाब देती थी थक जाती थी और टीवी खोल देती थी। वह उसमें लीन हो जाती थी। मैं उसका ध्यान जब घड़ी को दिलाती तब वह कहती कि मैं तब वह जाती थी। मेरी भी मजबूरी थी उसे झेलना, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी। उन दिनों सर्दी खांसी हो रही थी मुझे। एक दिन खुशबू आई और बोली, आंटी गुंजा को देखने वाले आएंगे अब 2-4 दिन में। मैंने भी हंसकर पूछा, तुम्हें नहीं देखने आ रहे? वो शर्माकर बोली, पहले बड़ी बहन की शादी हो जाए। फिर दांत निकालकर हंसने लगी। इसी बीच बड़ी बहन पिंकी की विदा भी दूसरे किसी लड़के के साथ करके ससुराल भेज दिया। खुशबू ने बताया कि हम लोगों में रिवाज है कि दोबारा भावरे नहीं डालते। सो पंचों के भी समझौते के आधार पर ही दूसरे लड़के के परिवारजन लड़की की विदाई कराकर ले जाते हैं। 3-4 दिनों बाद खुशबू नए कपड़े पहनकर आई और बोली, आंटी मैं आज काम नहीं करूँगी, मेहमान घर पर आ रहे हैं, बर्तन रख देना, मैं कल आकर धो लूँगी। मैंने पूछा आज टीवी भी नहीं देखोगी? बोली नहीं आंटी आज नहीं, गुंजा को देखने आ रहे हैं, चाय नाश्ता बनाना है, तैयारी करनी है, कहकर भाग गई। दूसरे दिन आते ही बोली, आंटी गुंजा की शादी तय हो गई है, अब वह भी काम नहीं करेंगी, अब उसके बारे में सारे काम मैं करूँगी। 2-3 दिन तक टीवी देखना कम हुआ, मगर फिर वही रवैया। रोज़ सुबह जल्दी आकर जैसे तैसे काम निपटाकर टीवी देखने बैठ जाती थी। मैं कहती जा दूसरों के काम निपटा, नहीं तो तेरी मम्मी मारेगी। तो कह देती काम तो रोज़ का ही है, पिक्चर तो देख लूँ पूरी। कोई पेपर या मैगजीन टेबल पर रखा तो उठाकर जरूर पढ़ने पलटती थी, जैसे मानो बहुत पढ़ी लिखी है। काम करते हुए न जाने किस किस की किस्से सुनाती थी। आखिर मैं ही ऊपर कह देती थी, चुप रहो बस करो, मुझे नहीं सुनने तुम्हारी आंटियों के किस्से। तब मैं हंसने लगती। दोपहर में चाहे जितनी गर्मी या सर्दी हो, वह ठीक 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच हमारी सीढ़ियों पर दौड़ती हुई चढ़ती, सीधे कमरे में आकर सांस लेती थी। जैसे तैसे काम निपटाकर फिर आराम से टीवी के आगे बैठकर चैनल बदलने की फरमाइश करती रहती थी। एक दिन उसने जब टीवी का रिमोट उठाकर खुद ही चैनल बदलने की कोशिश की तो मैंने उसे डांटा। उस दिन से वह कोई भी चीज़ ना छूकर मुझसे ही जिद करके चैनल बदलवाती रहती थी। मैं भी यह सोचकर कि कहाँ बेचारी को देखने को मिलेगा, इसलिए उसकी फरमाइश पर चैनल बदलती रहती थी। इसी तरह 2 साल निकल गए। गुंजा की शादी हो चुकी थी। अब खुशबू के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। बेचारी खुशबू और उसकी माँ दिन में 7-8 घरों में काम करती थी। तब भी खर्चा पूरा नहीं हो पाता था।
उसका बाप माँ से पैसे छीनकर शराब में जुए में उड़ा देता था। एक दिन खुशबू रोती हुई आई और बोली, पापा ने आज मुझे बहुत गंदी गाली दी है। मैं तो आज खाना भी नहीं खाया। मैंने पूछा, तुम्हारी मम्मी नहीं थी? मम्मी ने रोका तो उसको मारने लगे। सब भाई बहन डर के रो रहे थे। मैं यहाँ पर भाग आई, नहीं तो मुझे भी पीटते मारते। मैंने उसे खाना दिया। पूछा, पापा तुम्हारे नाराज़ क्यों हैं? तुमने क्या किया? वह बोली, आंटी कहते हैं कहीं से भी जाकर तू एडवांस के पैसे ले आ। अब आंटी मैं पैसे ले भी आऊँ तो उसको दे दूँ तो वो शराब में उड़ा देंगे, फिर मम्मी पूरे महीने का खर्च कैसे चलाएंगी? मैं उसकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गई कि छोटी सी खुशबू को इतनी बड़ी समझदारी की बातें आ रही हैं। बाप को अपनी लत पूरी करने से सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। अपनी बहनों के बारे में बोली, आंटी पिंकी, जीजी और गुंजा को भी जाने क्या हो गया है। यहाँ आती तो जीजा के साथ लेके आती हैं और फिर 10-15 दिनों से पहले नहीं जाती। तब उनका भी पूरा बीड़ी पान तम्बाकू का खर्चा मम्मी को ही करना पड़ता है। मेरी शादी होगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। कहाँ से इतना खर्च अकेली मम्मी करेंगी? घर के सारे हाल बहनों को पता भी है तब भी। मैंने उनसे समझाकर घर भेजा। दूसरे दिन आई और पूछा, पिटाई तो नहीं हुई तेरी? तो हंसकर बोली, पापा ने रात में मम्मी के बक्से से चांदी की पायल चुरा ली और अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मैं सोचने लगी, इन बेचारियों की कैसी किस्मत है। कुछ दिन बाद खुशबू आई, बहुत खुश थी। आंटी, पापा आज गाड़ी लेकर गए थे तो मम्मी को 300 रुपये, हम बहनों को 5-5 रुपये और सोनू को 10 रुपये देकर आए। मैंने भी हंसकर कहा, बहुत मजे हैं तुम्हारे। सब हंसने लगे। कुछ दिनों बाद खुशबू ने बताया कि उसके घर टीवी आ गया है। मैंने पूछा, कलर टीवी है क्या? नहीं आंटी, सफ़ेद काला है। पुराने वाला टीवी मम्मी डॉक्टर आंटी के यहाँ से ले आई। मैंने कहा, तो क्या हुआ, मूवी तो उस पर भी आएगी। अब तो मूवी और नाटक सारे घर पर ही देखना, कहीं बाहर ज़्यादा अकेले मत रहना। पर दूसरे दिन आकर बोली, आंटी हमारे टीवी में तो बस दूरदर्शन आता है, मैं तो आपके टीवी पर नई पिक्चर देखूंगी। मैंने कहा, हाँ देख ली, जब तक तेरी शादी नहीं होती फिर तो तुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी घर के काम धंधों में। एक दिन टीवी में हीरोइन की शादी देखकर बोली, आंटी मैं भी अपनी शादी ऐसे ही कराऊंगी। खूब बढ़िया बैंड बाजे और शादी के वीडियो कार में विदा होंगी मैं। उसके बाद तेरी मम्मी शादी में क्या क्या सामान देगी? मैं बोली, मैं फ्रिज तो मम्मी से कहकर जरूर ले जाऊंगी और रंगीन टीवी आप दे देना। मैं भी हंसकर कहा, मैं बोली, बेटा मन में खूब लड्डू फोड़ ले शादी के बाद पता चलेगा कि सब आटे दाल के भाव। तो वह हंसते हुए बोली, फिर मैं शादी नहीं करने वाली। कुछ दिन बाद उसकी माँ आकर बोली, दीदी आज खुशबू को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आज वह नहीं आएगी काम पर। दूसरे दिन भी उसकी माँ ही आई और बोली, लड़के वालों ने खुशबू को देखकर पसंद कर लिया है और हम तिलक देने 15 दिनों बाद जाएंगे। तिलक में 10,000 रुपये, लड़के को अंगूठी और पूरे परिवार के लिए कपड़े व मिठाई आदि का सामान आएगा। अब इन सब का इंतजाम भी बहुत भारी पड़ रहा है। अगले दिन सुबह शर्माते हुए आई खुशबू। मैंने पूछा, अब तो तेरी मम्मी तुझे शादी में टीवी देंगी और तेरी बारात में कार भी आएगी ना? मैं बोली, पता नहीं अब मेरी किस्मत में क्या लिखा है। वहाँ वह भी 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी बहू मैं ही रहूँगी। मैंने पूछा, तेरा दूल्हा कैसा है? तो क्या करता है? वह बोले, वह तो आया ही नहीं और मम्मी बता रही थी कि कहीं शहर में जहाँ मकान बनते हैं वहीं पर काम करते हैं। मैंने भी सोचा, चलो खुशबू की माँ की एक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। एक हफ्ते बाद शादी की तैयारी होने लगी। उसने काम करना बंद कर दिया और अब उसकी छोटी बहन काम पर आने लगी। इधर मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और मुझे अपने बेटा बहू के पास दिल्ली जाना पड़ा। करीब 5 महीने बाद जब मैं लौट कर आई तब तक खुशबू की शादी हो चुकी थी। 3 दिन बाद उसकी छोटी बहन पूजा काम पर आई तो मैंने पूछा, खुशबू कैसी है अपनी ससुराल में? उसने बताया, आंटी खुशबू तो हड्डियों का ढांचा बन गई है, पूरे दिन काम में लगी रहती है, कुछ बोलती ही नहीं है। पापा लेने गए तो उसको सास ने उसे भेजा ही नहीं। खुशबू ने भी मना कर दिया, बोली वहाँ जाकर भी तो यही सब करना है, मैं फिर घर में ही क्यों ना करती रहूँ। पापा भी लौट आए। पूजा 5वीं क्लास तक पढ़ी थी और थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, पर खुशबू की तरह नहीं बोलती थी, बस अपना काम चुपचाप करके चली जाती थी। उसे कभी कभी खुशबू के समाचार मिल जाते थे। एक दिन पूजा काम करने नहीं आई, ना ही कोई खबर आई, तो मैं उसके देखने घर गई। वहाँ जाकर देखा उसके घर पर भीड़ लगी थी। मैंने पूछा तो पता लगा कोई मर गया है। मैं लौटने की सोच ही रही थी तब पूजा आकर लिपट कर रोने लगी। उसका भाई और बहन भी मेरे पास आए रोते रोते। मैंने उसकी माँ से रोने का कारण पूछा तो उसने रोते हुए बोला कि उन लोगों ने खुशबू को मार डाला। अरे पर कैसे? मैं बोली, दीदी वे लोग पूरे दिन घर पर काम कराते रहते थे, पेट भरकर रोटी भी नहीं देते थे, हत्यारे। सबके खाने के बाद बेचारी को बचा कुचा मिलता था, कभी कभी वह भी नहीं मिलता था, भूखी ही रह जाती थी। कोलू के बेल की तरह पूरे दिन सुबह से रात तक 10 बजे तक बेचारी जुटी रहती थी। कभी मुंह खोला तो भी वह बैल मारता था। मैं खुद तो कोई काम धंधा करता नहीं था, पूरे दिन घर में पड़ा रहता था। उससे कहता, सर धज कर रहा कर,
शाम को मेरे दोस्त आएंगे तो तुझे ही तो उसकी खातिरदारी करनी होगी। अब बेचारी खुशबू कैसे सस्ती, पूरा दिन तो सास ससुर के और उनकी औलादों के बच्चों की सेवा में निकल जाता था। रात को जब तक्का चूर होती थी तो असाढ़ चैन नहीं लेने देता था। उसे भी पेट की आग के साथ तन की आग बुझाना रोज का नियम था। बेचारी खुशबू गूंगी बन गई थी कि कैसे करे किसी की से शिकायत। बस चुपचाप मशीन की तरह लगी ही रहती थी दिन रात। आखिर शरीर भी कब तक साथ देता। और फिर आंसू पहुँचते हुए वो बोली, एक दिन हत्यारा अपने दोस्तों के घर ले आया और खुशबू को तैयार होकर आने को कहा। खुशबू ने और दोस्तों के साथ शराब और ताश लेकर बैठ गया। जैसे ही खुशबू वहाँ पहुंची उसने खुशबू को दोस्तों की ओर धकेल कर बाहर से कुंडी लगाकर खुद शराब पीने लगा। फिर तो खुशबू की चीखें ही सुनाई पड़ती रहीं। फिर सब शांत हो गया। अब जल्लाद भी नशे से बाहर ही वह सो गया। मैंने पूछा उसके घर वाले सब कहाँ थे। उसने बताया कोई नहीं था, पता ही नहीं कहाँ चले गए थे सब दोपहर में ही। दूसरे दिन जब वह मुँह की आँख खोली तो नशा उतरा तो उसने दरवाजे खोला। उसके दोस्त गिरते पड़ते अपनी अपनी राह चले गए। अब उसने देखा खुशबू एक और लुढ़की पड़ी है। उसने खुशबू को 2-3 लातें लगाई और बोला, मेहमान महारानी अभी तक उठी नहीं है, इतना दिन चढ़ाया, चल उठ चाय बना। खुशबू पर कहाँ हटती, उसके प्राण ही निकल गए थे। तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई? मैंने बोला, हाँ हमने पता चलने से पहले ही लाश उन हत्यारों ने जला दी थी। पुलिस को भी पैसा दिलाकर मामला रफा दफा कर दिया था। अब कोई रिपोर्ट लिखने को भी तैयार नहीं है। सबने कह दिया खुशबू को टीबी भी थी और इलाज भी करवाया पर कोई कुछ नहीं बच सका। मोहल्ले वाले भी डर के चुप थे। एक तो पड़ोसी ने पूरी जानकारी दी हमें, वह भी बोलने को तैयार नहीं था पुलिस के सामने। अब तो यह भी पता लग गया कि उन नासपीटों से संबंध आतंकवादियों से भी है और इसी से सब घबराते हैं। उनके खिलाफ कोई नहीं कुछ बोलता। यह सुनकर मैं घर आ गई और अभी भी सोचती हूँ गलती किसकी थी। एक कली जो फूल बनने से पहले ही मसल दी गई। वह स्वाभिमानी लड़की अपने पापा के साथ भी इसलिए नहीं आई कि मम्मी का खर्चा ना बढ़े। क्या बेचारी माँ के आंसू सूख पाएंगे, औलाद को कभी याद ना करेंगे।